नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना पर लगाई रोक। आज जारी होनी थी अधिसूचना। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला। केंद्र ने देश भर में भूकंप के खतरनाक इलाके चिन्हित करने शुरू किए। प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में भी खतरनाक और सुरक्षित इलाकों का लगाया जाएगा पता। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों में जल्दी ही लगेंगे पानी के मीटर। सातों दिन और 24 घंटे की जाएगी पानी की आपूर्ति। आगरा में ड्रग्स के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए निकली से टू नो ड्रग्स यात्रा। दिल्ली से निकले बाइक राइडर्स लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर में भी ड्रग्स के खिलाफ करेंगे जन जागरण। और प्रदेश में अब मौसम के करवट लेने के बने आसार। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में शुक्रवार से ठंड बढ़ने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए रामपुर विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने 5 नवंबर को मैनपुरी की लोकसभा सीट के साथ ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था और इस कार्यक्रम के अनुसार रामपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जानी थी। राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें दीक्षांत समारोह में आज भारतीय सशस्त्र बलों, आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के 49 अधिकारियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें फ्रांस, श्रीलंका, ब्रिटेन और ओमान की सेना और नौसेना के 6 अधिकारी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बताया। Information war has the potential to threaten our political stability. There is no account of how much fake news and hate material is likely to be brought in the society through social media platforms. The organized use of social media and other online content generation platforms is being used for engineering the opinion or perspective of the masses. The deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict in their own terms. कल शाम भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों देशों के साथ प्रगाढ़ रिश्तों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही व्यावसायिक मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी यहाँ निवास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहले नंबर पर नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पर है और खाद्यान्न उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का योगदान 20% से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को फ्लैगशिप डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 11,250 करोड़ रुपए से अधिक के 93 निवेश प्रस्ताव मिले हैं और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना पर प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईरान के राजदूत और प्रतिनिधिमंडल को ओडीओपी का उपहार भी भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के चौमुहा आगझई गांव में शुरू किए गए भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल में दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय नस्ल के गौवंश को सुरक्षित बनाने के लिए गौ संरक्षण जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में 9 लाख से अधिक गौवंश की देखभाल कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में महिलाओं के सहयोग से दुग्ध समितियों के गठन का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल के गौवंश से न केवल दुग्ध पदार्थ बन रहे हैं बल्कि सीएनजी भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बदायूं में गौमूत्र और गोबर से पेंट भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है तो दुग्ध से बने उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही भारतीय नस्ल के गौवंश सुरक्षित रहें, इसके प्रयास भी किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गाय के दूध के साथ कई उत्पाद गोपालन से जुड़े हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुकुल के बच्चों के साथ समय बिताया और बच्चों से बातचीत भी की। बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। और दूसरा, यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है, उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से उठाए गए कदमों को नाकाफी बताया है और कहा है कि मच्छरों की समस्या के समाधान की कार्ययोजना पेश की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और नगर निगम से कहा कि मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए फॉगिंग में तेजी लाई जाए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कागजों के साथ साथ जमीन पर भी काम होता दिखना चाहिए और फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता न निभाई जाए। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि शहर के हर क्षेत्र में फॉगिंग कराई जानी चाहिए। प्रदेश में भूकंप से जुड़े हुए खतरनाक इलाके चिन्हित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसके लिए माइक्रो जोनेशन में प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी को भी शामिल किया है। जल्द ही इन शहरों में सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन शुरू किया जाएगा और सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि कितने इलाके शहर में खतरनाक और कितने इलाके सुरक्षित हैं। साथ ही शहर में ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण के लिए मानक भी तय किए जाएंगे। अध्ययन के बाद भवन निर्माण के लिए इलाकों और भूकंप आने पर उसके प्रभाव को आधार बनाते हुए दिशा निर्देश जारी होंगे। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास भी इन इलाकों की विस्तृत जानकारी रहेगी ताकि भूकंप आने पर उनको तत्काल पता लगे कि किन इलाकों में अधिक नुकसान हो सकता है। नगर निगम के अभियंताओं को भी प्रशिक्षित करके यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे भूकंप के लिए खतरनाक श्रेणी वाले इलाकों में जर्जर इमारतों को नोटिस देने और खाली कराने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। गौरतलब है कि मंगलवार शाम से बुधवार की सवेरे तक कई बार लखनऊ और नोएडा सहित कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनका केंद्र नेपाल से जुड़ी सीमा का क्षेत्र था। इस दौरान लखनऊ और नोएडा में डर के मारे लोग घरों से बाहर आ गए थे। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा झटके अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने महसूस किए थे। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक 6.3 मापी गई थी। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों में जल्द ही पानी के मीटर लगाए जाएंगे और मीटर लगने के बाद इन शहरों में 7 दिन 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए अमृत योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। ये जानकारी लखनऊ में आयोजित अर्बन इंफ्रा और अर्बन ट्रांसपोर्ट पर आयोजित एक कार्यशाला में विशेष सचिव अमित सिंह ने दी। कार्यशाला में बताया गया कि अमृत योजना के तहत 3 कंपोनेंट पर प्रमुख रूप से काम किया जा रहा है। इनमें पहला पेयजल, दूसरा सीवरेज और तीसरा हरे पार्क से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है।
अमृत योजना के तहत प्रदेश में कुल 279 प्रोजेक्ट का टेंडर किया गया था। इसमें 210 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। काशी को स्वच्छ बनाने के लिए जापानी विशेषज्ञ वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने सॉलिड वेस्ट, प्रदूषित जल और पीने के स्वच्छ जल के प्रबंधन के लिए नगर निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। वाराणसी में कल रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में जापान के विशेषज्ञों ने इस बात पर मंथन किया कि काशी में सॉलिड वेस्ट, प्रदूषित जल और पीने के स्वच्छ जल की किस प्रकार व्यवस्था की जाए। उन्होंने काशी को साफ सुंदर बनाने के लिए वाराणसी के जल संस्थान और नगर निगम के अलावा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को स्वीकारा कि सन 2013 से अब तक काशी काफी स्वच्छ और सुंदर हुई है। इसमें जापान के हमारे 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट है और वेस्ट वाटर है और पानी के एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, और जो कि हमारे शहर में हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं क्लोजली, और वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आगे शहर में और क्या क्या बदलाव चाहिए शहर को और साफ सुथरा रखने के लिए। बेसिकली 3 कंपोनेंट के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट के अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें पहला कंपोनेंट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा ड्रिंकिंग वाटर। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो हमारा प्लांट है, उसको एफिशिएंटली डोर टू डोर कलेक्शन को सेग्रीगेशन के माध्यम से अलग अलग करके डंप साइट जो है उस पर पहुंचाना। Yes, my name is Misa Oishi. I am from Japan to conduct the technical cooperation project funded by the Japanese government in order to support Varanasi Nagar Nigam to improve 3 sectors, namely wastewater management, non-revenue water reduction, and solid waste management. Today we have a knowledge sharing seminar under the project that how we Japanese overcome this situation in Japan. It took a very long time, but we have achieved Japan in now. So we hope that our experience can contribute to Varanasi to improve the sanitation environment in future. So these are the things what we are doing. इस खबर पर और बातचीत के लिए चलते हैं अपने संवाददाता दीपक ज्योति त्रिपाठी के पास वाराणसी। दीपक, जापान के सहयोग से काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का जो प्रयास चल रहा है, इस दिशा में क्या कुछ हुआ है और इसका कितना फायदा काशी की जनता को और जो वहां श्रद्धालु आते हैं उनको मिलेगा? जी दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक जी कृपया बताएं कि काशी में किस प्रकार जो जापान बनारस में जापानी दल ने जो बैठक किया है, ये 2013 से और अब तक के बनारस में काफी फर्क बता रहे हैं। जब इन्होंने काम शुरू किया था, फिर एकाएक बदलती हुई दिखाई दी। स्वच्छता का यहाँ पे नामो निशान नहीं था, लेकिन आज विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, गंगा के घाट, गंगा नदी, इसके अलावा इतने एसटीपीज बने कि यहाँ के जो सीवेज पानी गंगा में गिरते थे, उनको ट्रीटमेंट करने के जो प्लांट लगे, उससे गंगा की स्वच्छता काफी बढ़ी और काशी में पर्यटन का काफी बढ़ावा हुआ। अभी देव दीपावली के वक्त एक भी रूम किसी होटल में खाली नहीं था, बल्कि लोग वेटिंग में थे। इस प्रकार से बनारस में जापानीज दल ने, इनके जो लीडर हैं मिस्टर कोनो ने इस बात को कहा कि 2013 से अब के बनारस में बहुत फर्क है और हम इसको और स्वच्छ करना चाहते हैं। विश्व स्तर पर
इस शहर की स्वच्छता को ले जाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े और यह एक पवित्र शहर है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है और इसकी स्वच्छता और गरिमा बना के रखनी है। शिंजे आबे यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो बनाए थे, वहीं पे इनका पूरा कार्यक्रम हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था काशी को हम क्योटो बनाएंगे, तो उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे काशी क्योटो की तरफ अग्रसर हो रही है और यह चीज साफ दिख रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा जो ये जापानीज दल आया है, इसको खुद महसूस हो रहा है कि नहीं, काशी बदल रही है और यह एक अच्छा साइन है। सिर्फ इनको एक चीज की चिंता है कि थोड़ा सा काशी के लोगों को अपनी हैबिट्स को बदलनी होगी। सड़कें जब साफ हो जाती है उसके बाद लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, जिसको देख करके दुख होता है, लेकिन अगर लोग अपनी हैबिट में थोड़ा सुधार कर दें तो निश्चित काशी एक विश्व स्तरीय स्वच्छ शहर में गिना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, इस सारी बात हम तक पहुंचाने के लिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की नई गाइडलाइंस जारी की है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा कि 11 साल बाद नई गाइडलाइंस फिर से बनाई जा रही है। इसके तहत टीवी चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री का प्रसारण करना अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस में अपलिंकिंग को सिंपल किया गया है, लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाई किया गया है। गाइडलाइन के तहत लाइव कवरेज इवेंट के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करना होगा। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर सिर्फ सूचित करने से SD से HD या लैंग्वेज चेंज रिक्वेस्ट की जा सकती है। जैसे किसी चैनल को SD से HD करना है या अपनी लैंग्वेज बदलनी है, तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इसमें अब जो है हमारे यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं, उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की जरूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं, उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीजें हमने इसमें सुधार किए हैं। 30 मिनट का लोग इसमें जो है अपने तरफ से दिखाएं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हों। उसमें 7-8 हमने जो है थीम्स दिए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, शिक्षण हो सकता है, और इस तरह के थीम्स के ऊपर भी लोगों को वो अपने कार्यक्रम दिखाएं। समाचार भी जारी रहेंगे, पहले लेते हैं एक विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ड्रग्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक राइडर्स द्वारा देश भर में से टू नो ड्रग्स जागरूकता बाइक यात्रा निकाली जा रही है। 6 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये जागरूकता बाइक यात्रा आगरा पहुंची, जहां विश्व रिकॉर्डधारी आर्टिस्ट श्रुति द्वारा बाइक यात्रा में भाग ले रहे बाइक राइडर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बाद में बाइक जागरूकता यात्रा ताजमहल के पीछे स्थित ADA पार्क पहुंची, जहां ड्रग्स के खतरों और इससे होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद जागरूकता बाइक यात्रा को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। जागरूकता बाइक यात्रा का नेतृत्व कर रहे संदीप ने बताया कि इस बाइक यात्रा में शामिल 50 से अधिक बाइक राइडर्स 45 दिनों में देश के 21 शहरों का भ्रमण करते हुए 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दिल्ली से शुरू हुई ड्रग्स के खतरों के प्रति आगाह करती जागरूकता बाइक यात्रा आगरा, लखनऊ, आसनसोल, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर होते हुए वापस दिल्ली पहुंचकर संपन्न होगी। और हमारा कैंपेन हम जो कर रहे हैं वो है
से नो टू ड्रग्स। आज की डेट में बहुत लोग ड्रग्स लेने लगे हैं, अल्कोहल लेने लगे हैं, तो हमने स्टेयर्स और NGO जो है इंडिया की सबसे बड़ी, उनके साथ टाई अप करा है ये बताने के लिए जो बच्चे हैं उनको हटाने के लिए ड्रग्स से स्पोर्ट्स में लाने के लिए। तो स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल भी है, लेकिन सबसे बड़ा स्पोर्ट जो है वो है मोटरसाइकिलिंग। इंडिया में घोषित कर दिया गया है मोटरसाइकिलिंग एंड कार को एज अ मोटर स्पोर्ट। तो पहले ये नहीं था, तो अब नेक्स्ट ईयर जैसे MotoGP भी आ रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से स्टार्ट हुई, क्लॉकवाइज जा रही है। अभी जैसे आगरा है, लखनऊ, वाराणसी, आसनसोल, कोलकाता और वहाँ नीचे कन्याकुमारी और वापस मुंबई से लेके वापस दिल्ली। मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से प्रदेश में शुक्रवार की सवेरे से ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिन का अधिकतम पारा 30.1 डिग्री और न्यूनतम पारा 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था। नवंबर का महीना होने के बावजूद ठंड महसूस नहीं हो रही है और अधिकांश घरों में पंखे तथा AC का उपयोग हो रहा है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। साथ ही लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बदली छाई रही। इससे हवा का रुख उल्टा हो गया। धूप हल्की पड़ने से दिन का तापमान भी सामान्य से कम हो सकता है, लेकिन नमी बढ़ने से उमस भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से यह स्थिति बदलने जा रही है और रात के तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड की शुरुआत भी होने जा रही है। बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों, कलाकारों, स्थानीय कामगारों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। सिविल लाइंस के राजकीय इंटर कॉलेज में 32 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से बन रहे स्मार्ट ऑडिटोरियम में 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। आधे से ज्यादा ऑडिटोरियम के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी परियोजना में बन रहे स्मार्ट ऑडिटोरियम में प्रदेश और नेशनल स्तर के सेमिनार आयोजित होंगे। ऑडिटोरियम परिसर में 120 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उसमें अत्याधुनिक 3D स्क्रीन और सेमिनार के लिए साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को ये धारणा बन गई थी कि अगर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है तो वहाँ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ की क्लास अच्छी हैं। तो इसलिए वहाँ धीमे धीमे बच्चे भी कम हो गए और क्योंकि सोच लोगों की ऐसी बन गई, तो उस सोच को बदलने के लिए हमने कायाकल्प के थ्रू और स्मार्ट सिटी के थ्रू हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सारे क्लासरूम चेंज किए हैं, सब में स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, सारा फर्नीचर चेंज किया है, टाइलिंग की गई है प्रॉपर, बहुत सुंदर उनको बनाया गया और साथ में ही 400 सीट का एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम बनाया है, जिसमें 150 से ज़्यादा कारों की पार्किंग बेसमेंट में दी है। इसलिए कि वो लोग भी, वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ जो टीचर्स हैं, वो भी गर्व महसूस करें कि हमारे इंटर कॉलेज में इतनी बड़ी सुविधा है। उसमें इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जो बच्चे जिनको जिज्ञासा होगी वो वहाँ जाके सीख सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी जाके वहाँ सीख सकते हैं। तो और वहाँ बहुत सारे लोग जो शहर के हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो वहाँ आएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो इससे बच्चों में भी एक नॉलेज जो है वो आजमगढ़ में शहरों और नगरीय इलाकों में रहने वाले निर्धन और गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वरदान साबित हो रही है। कच्चे, टूटे फूटे और जर्जर मकानों में रह रहे लोगों को अब इस योजना के तहत पक्के मकान अपने ही जमीन में बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जा रही है। नगरीय विकास अभिकरण आजमगढ़ के प्रोजेक्ट ऑफिसर अरविंद पांडे ने बताया कि भारत सरकार की ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। आजमगढ़ में 15,606 मकान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनने हैं, जिनमें से 13,500 मकान पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत लोगों को अपनी जमीन पर आवास बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कुल 15,606 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग सभी लाभार्थियों की धनराशि जा चुकी है और 13,500 के लगभग लाभार्थियों ने अपना आवास पूर्ण करा लिया है। वर्तमान में आवास में निवास कर रहे हैं। यह भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें शहरी बेघर लोगों को, जिनके पास कुछ
ज़मीन उपलब्ध है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको सरकार 2.5 लाख रुपए देती है, जिसमें वो 2 कमरे, 1 किचन और लैट्रिन बाथरूम बनवाते हैं। मिलल है, आवास बन गया है, बहुत हम परिवार के बहुत परेशान है बरसात में। मोदी की वजह से हमको घर मिल गया, हम बहुत खुश हैं। इससे पहले हमारा कच्चा मकान था, हम रहते थे, फिर उसके बाद ही हमें अब पता चला आवास के बारे में, कुछ अनिश्चितता हो गई थी, तो फिर हमें मोदी जी ने आवास दिया। हम अपने परिवार के साथ संपर्क से रहते। जनपद फतेहपुर में धान खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 28 फरवरी तक 4 एजेंसियों के कुल 53 क्रय केंद्र खोले हैं, जहां किसान 2040 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में टोकन लेकर अपना धान बेच रहे हैं। फतेहपुर में इस बार 1,58,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जो पिछली बार हुई कुल खरीद से 16,000 MT अधिक है। क्रय केंद्रों में धान बेचने के लिए अब तक जिले के 11,157 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। धान बिक्री के 48 घंटे के अंदर किसानों के खातों में धनराशि भेजी जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। जितने पूर्वी उत्तर प्रदेश जनपद हैं वो 1 नवंबर शुरू होती, यहाँ भी शुरू हुई व्यवस्थाएं, लेकिन आवक जो है वो सोमवार से शुरू हुई है और अभी तक 294 कुंटल 40 किलो मतलब 29.44 MT की खरीद हुई है 7 किस्तों से। पंजीकरण अभी तक जो है 11,557 किस्तों द्वारा कराया गया है, जिसके सापेक्ष अभी 4151 किसानों के खातों का सत्यापन किया जा चुका है। 2040 रुपये समर्थन मूल्य है कामन धान का, और जो लक्ष्य है वो इस बार 1,58,000 MT रखा गया है। पूर्व की वहाँ जो सुविधाएं मिलती थी, बैठने की व्यवस्था रहेगी, पानी पीने की व्यवस्था रहेगी, छाया की व्यवस्था रहेगी, इधर है। धान खरीद क्राइटेरिया ये है कि जो मानक अनुसार धान लिया जाएगा, मुख्य रूप से मॉइस्चर की समस्या आती है। नमी जो है 17% का मानक है। 17% अगर उससे ऊपर रहता है तो कह दिया जाता है कि वहीं सुखवा लें, या जहाँ सुविधा हो घर से सुखवा के लाएँ, साफ़ सुथरा लाएँ। हाँ, हम क्रय केंद्र हुसैनगंज में अपना धान लाए हैं। यहाँ पर 2040 में लिया जा रहा है और गांव में तो व्यापारी लोग 1500-1600 का मांग रहे हैं, तो सरकार की जो योजना है वो अच्छी है, मतलब लाभ मिल रहा है, हम लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है, समय से पैसा आ जाता है। यहाँ पर हम क्रय केंद्र अपना धान बेचने आए हैं। आज हमने अपना धान 50 कुंटल बेचा है। यहाँ पर रेट 2,000 रुपये 40 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये 40 रुपये प्रति कुंटल। हमको यहाँ बहुत सुविधा है और खाते में 24 घंटे में पैसा आ जाते हैं। बहुत दिक्कत होती थी, किसान बहुत परेशान रहता था, उसको जो उचित फसल का रेट नहीं मिल पाता था और इधर उधर भटकता था। यहाँ पर हमको बहुत सुविधा मिल रही है और बहुत उचित रेट पर धान बिक रहा है। नीति आयोग के आकांक्षी जनपद चित्रकूट में कृषि विकास के लिए मिशन सुनहरा कल के तहत 1 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आकांक्षी जनपद में धान, ज्वार, गेहूं और चना की फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कृषि को नई तकनीकी देना है। कार्यक्रम में बीज के उपचार से लेकर बुवाई, फसल प्रबंधन और फसल कटाई भंडारण की जानकारी मास्टर ट्रेनरों को दी गई। इस जानकारी को मास्टर ट्रेनर अपने अपने क्षेत्र के किसानों के साथ साझा करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना पर लगाई रोक। आज जारी होनी थी अधिसूचना। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला। सुरक्षित इलाकों का लगाया जाएगा पता। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों में जल्दी ही लगेंगे पानी के मीटर। 7 दिनों और 24 घंटे की जाएगी पानी की आपूर्ति। आगरा में ड्रग्स के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए निकली से टू नो ड्रग्स यात्रा। दिल्ली से निकले बाइक राइडर्स लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर में भी ड्रग्स के खिलाफ करेंगे जन जागरण। और प्रदेश में अब मौसम के करवट लेने के बने आसार। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में शुक्रवार से ठंड बढ़ने की जताई संभावना।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।